नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मुझे उम्मीद है आपने दीपावली का त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाया होगा, दीपावली अच्छे से एंजॉय की होगी। अब देखिए, अगली दीपावली अगर इससे भी अच्छे आपको एंजॉय करनी है, सेलिब्रेट करनी है, तो उसके लिए आपको एक साल तैयारी करके नौकरी लगना होगा। आज से वापस आपका जो भी टारगेट है उस पर वापस लग जाओ। 3, 4, 5 दिन की अपनी छुट्टियां थी, 5 दिन की छुट्टियों में जो भी करंट अफेयर बना उसको अपन इस क्लास के अंदर एक साथ निपटा देंगे। यानी 4 नवंबर तक का करंट अफेयर आज अपन इस क्लास के अंदर देख लेंगे। उसके आगे आपको डेली डे बाय डे आपको क्लास मिलती रहेगी। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको डेली के डेली मिलती है। इसके अलावा जो अपनी मंथली मैगजीन आती है वो भी आज आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप अगर उस ग्रुप में ऐड हो तो आप, जो व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा, उसमें अगर आप ऐड हो तो आपको आज जो मंथली मैगजीन है वो भी मिल जाएगी। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और उसमें अगर डेली करंट अफेयर और स्टैटिक्स जीके पूछा जाएगा तो अपनी क्लास उसके लिए रामबाण साबित होती है। जैसे आप सबको जैसे इस चीज़ का पता है, दीपावली के बाद अपनी ये पहली क्लास है। दीपावली सबने अच्छे से एंजॉय की। लास्ट अपनी क्लास हुई थी 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर के बाद में 29 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक का जो भी करंट अफेयर है वो अपन इस क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? क्योंकि उसका अभी उद्घाटन हुआ था 29 अक्टूबर को ही बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया था। कहां पर? द्वारका में किया गया था। सर ये द्वारका कहाँ है? गुजरात में है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। और बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो द्वारका गुजरात के अंदर है। ठीक है, इसके लिए इसको लेकर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, एशियाई शेरों के लिए दूसरा अभ्यारण्य है। ठीक है, एशियाई शेरों को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से ये दूसरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 192.31 वर्ग किलोमीटर। 192.31 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। इसके अंदर कुछ अलग अलग उस दिन न्यूज़पेपर के अंदर चीजें दे रखी थी, मैं आपको बता देता हूं। बाय द वे, अगर एग्जाम में पूछ भी ले, 368 पौधों की प्रजातियां थी। ठीक है, ये प्रजातियां हैं कितनी? 368 तो पौधों की प्रजातियां थी। 22 से वो स्तनधारी थे। 22 क्या थे? 22 स्तनधारी थे। इसके अलावा 269 पक्षियों की प्रजातियां थी। कितनी? 269। 269 पक्षियों की प्रजातियां थी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए इस वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया था। कहां पर? द्वारका गुजरात के अंदर। एशियाई शेरों को आवास प्रदान करवाने वाला ये दूसरा अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य के टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 192.31 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंदर 368 पौधों की प्रजातियां, 22 स्तनधारियों की प्रजातियां और 269 पक्षियों की प्रजातियां हैं। ठीक है, इसको जब शुरू किया गया तो यहाँ पर बरदा जंगल सफारी है उसका चरण फर्स्ट भी चालू किया गया। जो बरदा जंगल सफारी का चरण फर्स्ट है वो किस किस को आपस में कनेक्ट करेगा? तो पोरबंदर, जामनगर और राजकोट। किन किन को? पोरबंदर, जामनगर और राजकोट को ये जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा? बरदा जंगल सफारी का चरण फर्स्ट। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, या इसके नोट्स भी बना सकते हो। इसके अलावा अपनी इस क्लास की जो डिटेल पीडीएफ होती है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। वो कहाँ पर मिलेगी? तो आपको अच्छे से पता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ। आप या तो वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ नहीं मिलती है, वहां पर पीडीएफ मंथली मिलेगी, यानी पिछले मंथ की आज मैं डाल दूंगा। ठीक है, वैसे 1 तारीख को डाल देते हैं, लेकिन 1 तारीख को आपको पता दीपावली थी तो अपना ऑफ था, इस वजह से नहीं डाल पाए। आज वापस अपने अपने कार्यों पे लौटे हैं तो आज मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा डेली के डेली चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करना है कि सर आपको जो आपकी जो डेली राजस्थान या इंडिया करंट अफेयर की जो क्लास होती है उस क्लास की पीडीएफ हमें चाहिए। इसके बाद आप एक बार मैसेज कर देना। डेली आपको एक चैनल में ऐड कर देंगे, एक ब्रॉडकास्ट चैनल में आपको ऐड कर देंगे, वहां पर डेली आपको पीडीएफ क्लास के लिंक के साथ मिल जाएगा। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। यहाँ पे क्या होता है, ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, या अन्य एसएससी बैंक कोई सा भी एग्जाम होता है, उसके हम हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत ही शानदार नोट्स होते हैं, सिलेक्टेड अधिकारियों के द्वारा लिखे हुए नोट्स है। इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक, डायग्राम, फ्लो चार्ट, सारी चीजें अच्छे से दे रखी है। तो ये नोट्स भी मंगवा सकते हो, आपके घर पे हम इसको पहुंचा देंगे। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes, इसको फॉलो कर लोगे तो प्रत्येक जानकारी जो भी एग्जाम को लेकर जो भी न्यूज आई है, नई एजुकेशनल न्यूज है, वो आप तक पहुंच जाएगी। और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो भी वहां पर हम डालते हैं। सारी चीजें आप याद रख लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
18वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित होगा? सर अभी तो 29 तारीख को तो 2024 के अंदर 17वां हुआ था, लेकिन आपने 18वां क्यों बताया? 17वें की चर्चा अपन कर लेंगे, 18वें की भी घोषणा कर दी कि भाई 18वां भी इसमें अपन करवाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये है यूएमआई। यूएमआई को ही शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 18वें क्रम का जो यूएमआई है, शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन, वो 2025 के अंदर तो आयोजित होगा। और कहां पर आयोजित होगा? तो वो गुरुग्राम के अंदर आयोजित होगा। कहां? गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। इसकी घोषणा किसने की थी? तो जो केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल, उन्होंने की थी कि राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी का एक प्रोग्राम चल रहा था, उसका उन्होंने जो भी काम किया है, किन्होंने एनसीएमसी जिसको अपन बोलते हैं राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड, उनके कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 18वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2025 है वो गुरुग्राम के अंदर अपन करवाएंगे, ठीक है। ये तो इसका कुछ थोड़ी पृष्ठभूमि हो गई। अब बात करते हैं यूएमआई 2024 की। किस क्रम का था? 70वें क्रम का था। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए गए थे, वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक अवार्ड दिया गया था सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये अवार्ड किसको मिला है? भुवनेश्वर को मिला है। किसको? भुवनेश्वर को। उड़ीसा के अंदर है भुवनेश्वर, ठीक है। उसको क्या दिया गया है? सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। किसके अंदर? यूएमआई 2024 के अंदर, जो 17वें क्रम का हुआ था, ठीक है। दूसरा अवार्ड श्रीनगर को एक अवार्ड दिया गया है सिटी विद द बेस्ट नॉन मॉडर्नाइजेशन ट्रांसपोर्ट। किसको दिया गया है? श्रीनगर को दिया गया। इसके अलावा जम्मू जो है उसको सबसे नवीन वित्त पोषण तंत्र वाला शहर का अवार्ड दिया गया, शहर का पुरस्कार दिया गया। किसका अवार्ड दिया गया? श्रीनगर को सबसे नवीन वित्त पोषण तंत्र वाला शहर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और 18वां जो शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन है उसकी घोषणा कर दी है, जो राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड पहल के तहत जो उसकी प्रगति पर प्रकाश डालने के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसके अंदर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने बताया था कि 2025 के अंदर 18वें क्रम का यूएमआई है वो गुरुग्राम के अंदर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए इस क्वेश्चन को उल्टे तरीके से भी पूछा जा सकता है और जैसे मैंने पूछा है वैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना है कि आपको इसी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट बनाना होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास, उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शीर्ष वैश्विक बैंकर पुरस्कार। कौन सा? शीर्ष वैश्विक बैंकर पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इनको लगातार दूसरी बार मिला भाई। कैसे सर? पिछली बार भी जो शीर्ष वैश्विक बैंकर पुरस्कार है वो शक्तिकांत दास को भी दिया गया था, और इस बार का जो भी अभी नया जो पुरस्कार दिया गया है वो भी किनको दिया गया है? शक्तिकांत दास को दिया गया। तो लगातार दूसरी बार इनको मिला है, ठीक है। ये पुरस्कार देता कौन है? ये देता है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। जो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है उसके द्वारा इसको दिया जाता है। और 2024 का जो सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड है उसके अंदर भारत ने A+ ग्रेड मिला है भारत को। कौन सा मिला है? जो 2024 का सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड आता है, हर साल आता है, उसके अंदर भारत को ग्रेड कौन सा मिला है? A+ ग्रेड मिला है, ठीक है। जिसके चलते लगातार दूसरी बार केंद्रीय शीर्ष वैश्विक बैंकर पुरस्कार दिया गया है शक्तिकांत दास को, ठीक है। यह पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है शक्तिकांत दास को बार बार? एक तो इनकी जो मुद्रास्फीति पे इनका नियंत्रण है, मुद्रा स्थिरता है, विकास लक्ष्यों पर जो ब्याज दर का मैनेजमेंट है, इन सब कार्यों के चलते हुए जो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है उनको शीर्ष वैश्विक बैंकर पुरस्कार लगातार 2 बार मिला है। और इस बार जो 2024 की सेंट्रल बैंक रिपोर्ट थी उसके अंदर भारत की रैंक क्या रही है? तो A+ रही है, A+ रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, अभी मुझे बताएं दीपावली गई है, 4 तारीख है आज, अभी आप अपने घर से जो आपका कोचिंग सेंटर है जहां पर आप तैयारी करते हो वहां पर अभी नहीं पहुंचो, आप अपने स्टडी रूम में नहीं पहुंचो, लेकिन मैं आपके लिए करंट अफेयर लेके आ गया हूं। ऐसा क्यों भाई? मैं चाहता हूं कि बच्चे को टाइम टू टाइम अच्छा कंटेंट, करंट अफेयर अपन पढ़ा रहे हैं तो उसमें से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरा उद्देश्य यही है, ठीक है। तो आप अगर मुझे सपोर्ट करोगे
सपोर्ट कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, उससे क्या होगा, मुझे मिलेगा मोटिवेशन, मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं इससे और अच्छा कंटेंट लाऊंगा, सिलेक्शन और जल्दी होगा। वैसे बहुत ही शानदार कंटेंट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। ऐसा कंटेंट मुझे नहीं लगता करंट अफेयर के अंदर आज के टाइम के अंदर फ्री में आपको कोई प्रोवाइड करवा रहा होगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़ो, इसकी पीडीएफ लो, कोई भी दिक्कत आए कमेंट कर दो, आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो भारत का विमानपत्तन प्राधिकरण है उसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, ठीक है। जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है उसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, AAI। कई बार शॉर्ट में पूछ लेते इसलिए मैं आपको बताता हूं। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष विपिन कुमार को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, ठीक है। विपिन कुमार के बारे में आप जानते होंगे, विपिन कुमार अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हो तो विपिन कुमार के बारे में आप जरूर जानते होंगे, ठीक है। विपिन कुमार की कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। देखिए, एक तो ये बिहार कैडर के हैं विपिन कुमार, कहाँ के हैं, बिहार कैडर के हैं, 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं, ठीक है। और इनको वर्तमान के अंदर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये तो इनकी वर्तमान स्थिति है। अब इससे पहले इनकी नियुक्ति कहाँ पर थी, तो ये शिक्षा मंत्रालय के अंदर अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। और जब ये शिक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे तो एक तो समग्र शिक्षा योजना हो गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हो गई, ऐसे जो इंपॉर्टेंट कार्यक्रम थे वो इनकी देखरेख में ही हो रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये सब इनके महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो इनकी निगरानी के अंदर हुए थे, ठीक है। अब बात बताओ सर, ये जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है ये क्या कार्य करता है? तो जो भारत के अंदर 133 हवाई अड्डे हैं, इनका प्रबंधन करती है, इनका मैनेजमेंट करती है ये, ठीक है। ध्यान रखना है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है वो भारत के 133 हवाई अड्डों का मैनेजमेंट करती है, प्रबंधन करती है। और इसके नए अध्यक्ष विपिन कुमार को नियुक्त किया गया, जो कि बिहार कैडर के 1996 बैच का IAS अधिकारी हैं। इससे पहले वो शिक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। समग्र शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में इनकी देखरेख में किया गया था। भाई अगला क्वेश्चन, किस लीग ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ लीग का पुरस्कार जीता है? देखिए भाई, ये स्पोर्ट के सेक्शन का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। स्पोर्ट के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो अभी जो प्रो कबड्डी लीग है उसको 2024 वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ खेल लीग का पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। IPL है, ये क्रिकेट का है, आपको पता है, जिसको इंडियन प्रीमियर लीग बोला जाता है। WHI क्या है, तो वुमेन हॉकी लीग है। WPL क्या है, तो जैसे वो चलता है IPL इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ये वुमेन प्रीमियर लीग है, भारत के अंदर चलता है, ठीक है। तो भारत की जो प्रो कबड्डी लीग है उसको 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ खेल लीग का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। कब दिया गया है, अभी आपको पता होना चाहिए, प्रो कबड्डी लीग है उसका कार्यक्रम चल रहा है अभी, है ना। सारे प्रो कबड्डी लीग के खेल हो रहे हैं, इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये 11वां सीजन है, ये तो ध्यान रखना। एक तो जो प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन है उसका शुभारंभ हुआ था दिल्ली के अंदर। कहां से हुआ था, नई दिल्ली। लो पूरा बताओ सर, ये याद रखना भाई, 11वीं सीजन है ये इस बार की प्रो कबड्डी लीग की, ठीक है। उसके दौरान CII स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड 2024 के अंदर बेस्ट स्पोर्ट लीग ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था प्रो कबड्डी लीग को। पूरी चीज क्या एक बार वापस सुन लीजिए, थोड़े ध्यान से सुन लीजिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है भाई। जो प्रो कबड्डी लीग है उसके 11वें सीजन का शुभारंभ हुआ था नई दिल्ली के अंदर। उस दौरान CII स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड 2024 के अंदर बेस्ट स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया, तो प्रो कबड्डी लीग को दिया गया, ठीक है। सर किसको दिया गया, तो इस लीग के कमिश्नर कौन है वर्तमान के अंदर, अनुपम गोस्वामी है। अनुपम गोस्वामी जी को यह अवार्ड दिया गया था, ठीक है। इस कार्यक्रम के अंदर जो पिछली साल 10वां सीजन था ना प्रो कबड्डी लीग का, आपको पता होना चाहिए पुनेरी पल्टन ने जीता था, ठीक है। तो 10वां सीजन पुनेरी पल्टन ने जीता था। उसको, उस टीम को कबड्डी में युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है भाई। इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खेल लीग तो प्रो कबड्डी लीग है,
और इस वर्ष की स्पोर्ट फ्रेंचाइज ऑफ द ईयर, अलग अलग स्पोर्ट में जो अलग अलग टीमें होती हैं उनकी फ्रेंचाइज होती है, जैसे आईपीएल के अंदर मुंबई इंडियंस हो गई, दिल्ली कैपिटल्स हो गई, राजस्थान रॉयल्स हो गई, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु हो गई, ठीक है, पंजाब किंग्स हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये फ्रेंचाइज है। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया, कबड्डी की पिछले साल के 10वें सीजन की जो विजेता टीम थी पुनेरी पल्टन, उसको दिया गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ भाई, ये सूचकांक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता रहा हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि बाई द वे अगर क्वेश्चन पूछ ले, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कंटेंट से कुछ बाहर जाए। क्वेश्चन क्या है, वैश्विक विधि नियम सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा था, तो भारत 79वें स्थान पे रहा था। इसका राइट ऑप्शन तो ये है। हद मार के अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे आगे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी बताऊंगा, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, आप नो टेंशन रहो। क्वेश्चन था वैश्विक विधि नियम सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा, ठीक है। तो 79वें स्थान पे रहा था भारत, ठीक है। सर 79वें स्थान पे रहा था, लेकिन कितने देशों ने हिस्सा लिया था इस रैंकिंग के अंदर, तो 142 देशों ने। 142 देशों की रैंकिंग की गई और जिसमें भारत 79वें नंबर पर आया था। विश्व न्याय परियोजना के द्वारा यह कार्य किया गया था, ठीक है। कानून के नियम सूचकांक इसको हिंदी में बोला जाता है। 142 देशों में से भारत 79 नंबर पे रहा था। इसके अंदर सर 179वें नंबर पे कौन रहा था, ठीक है। तो जो वेनेजुएला देश है, कौन, वेनेजुएला देश, वेनेजुएला देश है, वो 142वें नंबर पर रहा था और भारत 79वें नंबर पर रहा था। वैश्विक विधि नियम सूचकांक जारी कौन करता है, तो विश्व न्याय परियोजना इसको जारी करती है। अगला क्वेश्चन, एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 में उपविजेता रहा है, तो आपको पता होना चाहिए भारत फाइनल में हार गया था। भारत क्या है इसके अंदर, उपविजेता है। किससे हारा, क्या हारा, वो आपको बता दूंगा मैं सारी चीजें। सबसे पहले तो जो एशियाई आर्म रेसलिंग कप है 2024, ये हुआ कहां पर था, तो ये मुंबई के अंदर हुआ था, ठीक है सर, ये मुंबई के अंदर हो गया था। इसके अंदर भारत है वो उपविजेता रहा था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके अंदर विजेता कौन रहा था, तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने भारत को फाइनल में हरा दिया था, ठीक है, और भारत इसमें उपविजेता रहा था। भारत के कुल पदक तालिका में बात करें तो भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 223 पदक जीते थे इसके अंदर भारत ने, 223 पदक जीते थे, ठीक है, जिसमें से 63 गोल्ड थे, ये स्वर्ण पदक थे, कितने, 63। 100 क्या थे, 100 रजत पदक थे, इसके अंदर रजत पदक थे। अब बाकी कितने बचे, 60 बचे। 60 क्या थे, 60 कांस्य पदक थे, ये भारत ने जीता था। ये इस टूर्नामेंट के बारे में, इससे बाहर इस क्वेश्चन को पूछा नहीं जाएगा। और बताओ, सारी चीजें मैंने आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड मैंने आपको एक बार में ही बता दी है, रट लेना, याद कर लेना क्या क्या है। एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 है, उसका आयोजन कहां पर हुआ था, मुंबई के अंदर हुआ था। प्रथम स्थान पे कौन रहा था इस प्रतियोगिता के अंदर, कजाकिस्तान रहा था। दूसरे स्थान पे कौन रहा था, भारत रहा था, यानी भारत उपविजेता है। भारत ने टोटल कितने पदक जीते थे, 223 पदक जीते थे, जिसमें से 63 क्या थे, स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल थे, 100 रजत पदक थे और 60 कांस्य पदक थे। ये चीजें आपको सारी याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर, IUCN का हैरी मेसेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, इंपॉर्टेंट है भाई। IUCN वही है जो रेड डाटा बुक जारी करती है, ठीक है, वन्य जीवन से जुड़ी हुई संस्था IUCN के बारे में भी अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कभी किसी क्लास में। IUCN का जो हैरी मेसेल पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है, तो विभाव तालुकदार, ये भारत के ही है भाई, विभाव तालुकदार है, उनको IUCN के द्वारा हैरी मेसेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। असम के, ये कहाँ के, असम के, असम भारत में ही है ना, हाँ, फिर बोलोगे बाहर है भारत से, भारत में ही है। असम के प्रसिद्ध संरक्षक वैज्ञानिक हैं वैभव कुमार तालुकदार, जिनको अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, जिसको IUCN बोलते हैं, उसके द्वारा कुछ नई प्रजातियों के अस्तित्व में सहयोग देने के लिए, संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मेसेल पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए, संरक्षण नेतृत्व के लिए। यह पुरस्कार है वो अबू धाबी के अंदर जो 5वीं IUCN SSC नेताओं की बैठक चल रही थी, ठीक है, कौन सी, 5वीं, क्या चल रही थी, IUCN SSC नेताओं की बैठक चल रही थी, ठीक है। उसके दौरान इनको अबू धाबी के अंदर ये दिया गया था। ये कहां पर हुई थी, अबू धाबी UAE के अंदर हुई थी। अबू धाबी के अंदर 5वीं IUCN SSC बैठक के अंदर असम के विभाव तालुकदार को
संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मेसेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, मोटा मोटी बात यही है, इतनी याद रखनी है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार दिया गया? तो एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में पुरस्कारित किया गया था। सर ऐसा कब से होने लग गया? हम तो जब भी एसबीआई जाते हैं बोलते लंच है, लंच नहीं है वो, ठीक है, लंच टाइम से होता है, फालतू मीम्स मत बनाया करो, बहुत अच्छी बैंक है एसबीआई। इसको ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये क्यों दिया गया एसबीआई को? एसबीआई है वो अपने ग्राहकों को सेवा देने में उनकी वित्तीय समावेश के प्रति प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सी.एस. सेट्टी है। कौन है? सी.एस. सेट्टी। सी.एस. सेट्टी वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक है, एसबीआई की अपन बात करें तो 22,500 से अधिक शाखाएं हैं एसबीआई के पास, 62,000 एटीएम हैं। उसके साथ में 62,000 एटीएम का मतलब एटीएम कार्ड नहीं है, 62,000 एटीएम मशीनें हैं एसबीआई के पास। ठीक है, 22,500 से अधिक शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं इनकी। ठीक है, एसबीआई का जो योनो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से डिजिटल विकास को भी अच्छा बढ़ावा दिया है। इसके चलते भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार दिया है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा। अगला, पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सबसे पहले तो एमडी क्या होता है? ठीक है, मैंने आपको 1000 बार एमडी के बारे में बता दिया है, फिर भी आपको नहीं पता तो बड़े शर्म की बात है। ठीक है, मैनेजमेंट डायरेक्टर जिसको बोलते हैं। पंजाब नेशनल बैंक जो पीएनबी बैंक है, कौन सी? पीएनबी, उसके नए एमडी और सीईओ के रूप में अशोक चंद्रा को चुना गया। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसकी नियुक्ति किन्होंने की है? तो वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो एफएसआईबी के द्वारा अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के अगले एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें अशोक चंद्रा की, तो अशोक चंद्रा है वर्तमान के अंदर नवंबर महीने के अंदर तो ये रहेंगे। नवंबर 2022 की बात है। नवंबर 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक ये केनरा बैंक के कार्यकारी निर्देशक मैनेजमेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक है, और 31 दिसंबर 2024 को पीएनबी के जो वर्तमान एमडी हैं, कौन है वर्तमान एमडी? पता है आपको? नहीं पता है, मुझे पता है, अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल की सेवानिवृत्ति के बाद में अशोक चंद्रा है वो पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त होंगे। इससे पहले जो चंद्रा जी हैं वो क्या रहे हैं? नवंबर 2022 से केनरा बैंक के कार्यकारी निर्देशक एमडी रह चुके हैं। भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किसने किया है? अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पर कि ये संजीवनी क्या है भाई? संजीवनी किस प्रकार की सेवा? तो आपको विशेष ध्यान रखना है संजीवनी के बारे में। जो भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा है, ये नाम है संजीवनी। इसका शुभारंभ किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया है। कहाँ से किया भाई? कब किया? तो धन्वंतरी जयंती के दिन एम्स ऋषिकेश के अंदर जो भारत की पहली हेली एम्बुलेंस संजीवनी सेवा है उसको प्रारंभ किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जिससे क्या होगा? उत्तराखंड के अंदर आपातकालीन देखभाल के अंदर सुधार होगा। यानी उत्तराखंड के अंदर अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उस स्थिति के अंदर इस सेवा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इस सेवा का उद्देश्य क्या है तो आपको पता होगा। जिस प्रकार का इसका नाम है हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी, इसका नाम रखा गया, तो इसका उद्देश्य यही है दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पर जल्दी से जल्दी अगर कोई पेशेंट आता है तो जल्दी से जल्दी उस तक पहुँच बनाना है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया, अगर कोई दुर्घटना हो गई तो वहाँ तक दुर्घटना स्थल तक जल्दी कैसे पहुँचा जाए, उसके लिए ये सेवा प्रारंभ की गई है हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। वर्तमान के अंदर बात उत्तराखंड की हो रही तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इंपोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये पर डे चर्चा में रहते हैं। पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी वर्तमान के अंदर उत्तराखंड के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए सीआरएस मोबाइल ऐप है वो किसने लॉन्च किया है? ठीक है, देखिए अभी वर्तमान के अंदर क्या स्थिति है। अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु पंजीकरण करवाना होता है तो बहुत सारी कार्रवाई करनी पड़ती है। ठीक है, आपको अलग अलग जगह जाना पड़ता है। इसके लिए अपने जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने एक ऐप को लॉन्च किया जिसका नाम क्या रखा है? सीआरएस ऐप। इस ऐप का कार्य क्या होगा? इस ऐप के माध्यम से आप आसानी से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कर सकते हैं। ये एक मोबाइल ऐप है। ठीक है, और ये जो ऐप होगा स्थानीय भाषा में भी काम करेगा। ठीक है,
स्थानीय भाषा यानी अगर ये राजस्थान में चलता है तो राजस्थानी में आप इस पे काम कर सकते हो, पंजाब में चल रहा है तो आप पंजाबी में इसमें काम कर सकते हो। तो ये अलग अलग जो स्थानीय भाषाएं हैं उसके अंदर भी ये ऐप काम करेगा, ठीक है। नाम क्या है, CRS मोबाइल ऐप इसका नाम रखा गया है, ठीक है। इसके अंदर होगा क्या, जो केंद्र के पास जो डाटा है, केंद्र के पास किस प्रकार के डाटा है, जैसे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, संपत्ति पंजीकरण हो गया, केंद्र के पास जैसे मतदाता सूची होती है उसको भी अपडेट कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से, और आसानी से आप जन्म और मृत्यु पंजीकरण करवा सकते हैं इस मोबाइल ऐप से। इसका नाम है CRS। इसको लॉन्च किसने किया है, तो अमित शाह ने किया है। ध्यान रखना है भाई, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा देश 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध करवाएगा। एक अच्छी पहल है, कैंसर आपको पता है बहुत ही भयावह बीमारी है कैंसर। उसके लिए कौन सा देश है जो कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क कैंसर का उपचार उपलब्ध करवाएगा, तो नेपाल। नेपाल जो देश है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए फ्री में कैंसर का उपचार है वो उपलब्ध करवाएगा। पूरे नेपाल में होगा, बिल्कुल नहीं होगा पूरे नेपाल में। नेपाल के 3 ऐसे हॉस्पिटल है जिनको इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। एक तो कांति चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, एक भक्तपुर कैंसर हॉस्पिटल है, और एक BP कोइराला मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल है। इन 3 हॉस्पिटलों में 14 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बच्चा है तो वहां पर उसकी निःशुल्क कैंसर का उपचार होगा। अभी वर्तमान के अंदर नेपाल के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, प्रदीप पौडेल है। प्रदीप पौडेल ने इसकी घोषणा की थी। इसका उद्देश्य क्या है, अगर कोई भी युवा है वो कैंसर से, उसके अगर कैंसर की बीमारी हो जाता है तो परिवार पर वित्तीय बोझ ना पड़े, इसके लिए इस परियोजना को चलाया गया है। नेपाल में अगर कैंसर की बात की जाए तो असंचारी रोग नेपाल में जितने भी फैलते हैं, क्या नेपाल में जितने भी असंचारी रोग फैलते हैं, ठीक है, उसमें से असंचारी रोगों से जितनी मौतें होती है उसमें से 11% मौतें तो कैंसर की वजह से होती है, ठीक है। हर साल 1500 से अधिक बच्चों की जब जांच की जाती है, जो भी बच्चों की जांचें होती है कैंसर की, उसमें 1500 से ऐसे अधिक बच्चे हैं जिनमें कैंसर पाया गया है और जिनकी आयु क्या है, 14 वर्ष से कम है। तो इसके लिए जो नेपाल के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है प्रदीप पौडेल, उन्होंने घोषणा की है कि नेपाल के जो कांति चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, भक्तपुर कैंसर हॉस्पिटल है और BP कोइराला मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल है, इन तीनों हॉस्पिटलों में फ्री में इलाज होगा। जिससे क्या होगा, अगर छोटे बच्चे के अंदर कैंसर हो जाता है तो परिवार पर वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। फिजी एक देश है और उसका जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत के किसी एक धार्मिक और आध्यात्मिक नेता को दिया गया है। तो कौन है, वो है श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर को फिजी सरकार ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। तो क्या है, इस पुरस्कार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। इस अवार्ड का ऑफिशियल नाम है, क्या है, ऑनरेरी ऑफिशियल ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। इससे सम्मानित किसको किया गया है, श्री श्री रविशंकर को किया गया है, ठीक है। किसने किया है, तो वर्तमान में फिजी के राष्ट्रपति हैं रातू विलियम, ठीक है। रातू विलियम के द्वारा श्री श्री रविशंकर को दिया गया है, ठीक है। फिजी कुल मिला के श्री श्री रविशंकर के जीवन का 6वां देश है जिन्होंने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। एक श्री श्री रविशंकर का एक फाउंडेशन है, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 1981 में रविशंकर जी ने की थी। नाम क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, ठीक है। उसके अच्छे कार्यों के चलते इनको अलग अलग देशों में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है, जिसमें ये 6वां देश है फिजी, जिसके राष्ट्रपति रातू विलियम ने इनको ये पुरस्कार दिया है। पुरस्कार का ऑफिशियल नाम क्या है, ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये क्या है, तो फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन, चौथा स्पेन भारत फोरम है, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया भाई। चौथे स्पेन भारत फोरम का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर किया गया, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। तो आप बताइए मुझे इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ये हुआ है मुंबई के अंदर। कहाँ पर हुआ है, मुंबई के अंदर हुआ है चौथा स्पेन भारत फोरम उद्घाटन। क्या है क्या नहीं है, आप सर मैं बताऊं। स्पेन के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान के अंदर, मैंने 1000 बार आपको बता दिया है, पेड्रो सांचेज। कौन है, पेड्रो सांचेज स्पेन के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने मुंबई के अंदर चौथे क्रम का स्पेन भारत फोरम का उद्घाटन किया है, ठीक है। इस फोरम का उद्देश्य क्या है, तो दोनों देशों के मध्य व्यापार, निवेश और सहयोग को बढ़ावा देना। व्यापार, निवेश और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह फोरम किया गया है। फोरम का विषय क्या है, थीम क्या इंपॉर्टेंट है, भू राजनीतिक और तकनीकी चुनौतियों के बीच स्पेन भारत साझेदारी, नए क्षितिज नई संभावनाएं। क्या है, नए क्षितिज नई संभावनाएं, ठीक है।
और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और स्पेन इंडिया काउंसिल फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन मुंबई के अंदर किया गया था। तो ये सारी चीजें आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब बनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो कब बनाया जाता है, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा गया है। तो 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को अपन क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं भाई? कोई भी दिवस मनाते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता होगा ना भाई, किस वजह से मनाते हैं? या तो किसी महापुरुष की जयंती है, या उस दिन कोई बड़ी घटना हुई है। तो इस दिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी जयंती थी। अभी पूरा बोलूं जब बोलूं तो ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम क्या किया था? वैसे तो उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए उन्होंने, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है, भारत के अंदर जितनी भी रियासतें थी उनको एकजुट किया और भारत का निर्माण किया था। ठीक है। भारत सरकार के द्वारा 2014 से इसको शुरू किया गया। भारत सरकार के द्वारा 2014 के अंदर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। इसके अलावा 31 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण घटना और भी हुई थी, आपको पता होना चाहिए। क्या हुआ था 31 अक्टूबर को? तो 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उसके लिए अपन क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय संकल्प दिवस या राष्ट्रीय प्रतिज्ञा दिवस। राष्ट्रीय संकल्प दिवस और राष्ट्रीय प्रतिज्ञा दिवस अपन कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं। उसको मनाने के पीछे रीजन क्या है? तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी इस दिन। इसके अलावा 31 अक्टूबर को अपन जो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं? उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। ठीक है। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का इंपॉर्टेंट कार्य क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, 4 तारीख तक का करंट अफेयर था। ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर ये डेट है वो थोड़ा 31 अक्टूबर ही रह गई है, तो आप इसको ज़्यादा सीरियस मत लेना। डे बाय डे आपको करंट अफेयर मिलती रहेगी। आगे आपको प्रतिदिन जुड़ना है, इसके लिए भी लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना, उससे प्रतिदिन सुबह आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अच्छे कमेंट किया करो। ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, तो आप इस पीडीएफ को जरूर ले लेना। कल मिलते हैं वापस 5 नवंबर के करंट अफेयर के साथ। ठीक है। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर। जय हिंद।